नमस्कार। एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तीवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी आंचल। शुक्रिया कृतिका और सभी को सुप्रभात। अगले घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। हम यहाँ बात करेंगे जिस तरह से जो 9वां संस्करण चल रहा है रायसीना डायलॉग का, जहाँ पर विदेश मंत्री आज अपना जो संदेश है वो देने वाले हैं, उस पर रहेगी हमारी खास नजर। साथ ही हम ये भी जानेंगे कृतिका कि किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम जो बड़ी अपडेट आ रही है वो क्या है, और जानेंगे आर्थिक जगत, खेल जगत और ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी कुछ खास खबरें। लेकिन उससे पहले सीधा रुख करते हैं आइए सुर्खियों का। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को कैबिनेट की मंजूरी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में गन्ने का एफआरपी बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल किया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन और अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई नीति में संशोधन को भी हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। राष्ट्र को 2 नए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर करेंगे समर्पित। नई दिल्ली में जारी नवे रायसीना डायलॉग का आज दूसरा दिन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई केंद्रीय मंत्री आयोजित सत्रों में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम आज संदेश खाली का करने वाली है दौरा। एनएचआरसी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट की है तलब। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ का करेंगे दौरा। लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में भी होंगे शामिल। साथ ही जांजगीर में विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। और चलिए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास और अहम खबरें। बिल्कुल कृतिका, तो बात करते हैं हम कैबिनेट से जुड़े हुए अहम बड़े फैसलों की। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक जो है, जिसमें 2024-25 के लिए चीनी मिलों द्वारा गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी को हरी झंडी दिखाई गई है। अब गन्ने का जो एफआरपी है वो 340 प्रति क्विंटल रुपए तय किया गया है। आइए सुनते हैं। वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 में एफआरपी जो था, जो इसकी उचित मूल्य था, वो पिछले साल 315 रुपए था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये 340 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य चीनी की लगभग 10.25% रिकवरी के रेट के लिए मिलेगा और प्रति 0.1% एक्स्ट्रा रिकवरी पर 3 रुपये 32 पैसे प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रीमियम मिलेगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने साथ में ये भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करने के लिए मंजूरी दी है। इसके तहत कई पशुओं की नस्ल के संरक्षण के लिए भी राज्य सरकार को सहायता दी जाएगी। पशुधन एवं पोल्ट्री की प्रोडक्टिविटी में सुधार लाने के लिए तथा फॉडर और फीड की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए नेशनल लाइवस्टॉक मिशन चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत ब्रीड इंप्रूवमेंट, नस्ल को सुधार करने के लिए ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बनाने का काम हो रहा है। अच्छी क्वालिटी के फॉडर के सीड प्रोडक्शन और सर्टिफिकेशन संबंधी कार्य किए जा रहे हैं और इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स के रूप में कोई व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, फार्मर्स की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सबको 50% कैपिटल सब्सिडी
इसका प्रावधान दिया गया है और जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपया रखी गई है। इसके अतिरिक्त पशुधन का इंश्योरेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य भी किए जाते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साल 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान 1179.72 करोड़ रुपए की कुल लागत पर महिलाओं की सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना के कार्यान्वयन को जारी रखने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। महिलाओं के सुरक्षा संबंधित विभिन्न इनिशिएटिव को कंसोलिडेट करते हुए एक अम्ब्रेला स्कीम सेफ्टी फॉर वुमेन को वर्ष 2025-26 तक लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 की व्यवस्था को स्केल अप किया जाएगा, इनके बढ़ा दिया जाएगा तथा कॉल वॉल्यूम्स की त्वरित गति से हैंडल किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक अहम फैसले में अंतरिक्ष क्षेत्र पर जो एफडीआई नीति है उसमें संशोधन को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि एफडीआई नीति में संशोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए किया गया है। आइए सुनते हैं। नई लिबरलाइज स्पेस पॉलिसी के अनुरूप स्पेस सेक्टर में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए एफडीआई पॉलिसी को हमने थोड़ा और उदार करने का निर्णय लिया है। सैटेलाइट के कंपोनेंट्स एवं सिस्टम्स या सब सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग में अब 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूल का प्रावधान किया जाएगा। सैटेलाइट की एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और ऑपरेशंस, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स, ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट एक्टिविटीज जैसे कि ऑब्जर्वेटरी, ग्राउंड टर्मिनल आदि में अब 74% तक एफडीआई की अनुमति ऑटोमेटिक रूट से होगी। लॉन्च व्हीकल्स और हमारे जो स्पेस पोर्ट्स हैं, इनमें 39% तक एफडीआई की अनुमति ऑटोमेटिक रूट से रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 तक की अवधि के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है और इस कार्यक्रम के तहत कुल 4,100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम, ये हमारे वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन भारत सरकार के इस प्रोग्राम को 4100 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक, जिसमें 2,930 करोड़ रुपया फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम कंपोनेंट के लिए एफएमपी के लिए दिया जाएगा और 1,160 करोड़ रुपया आरएमबीए कंपोनेंट के लिए रिवर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम के अंतर्गत दिया जाएगा। इसका फंडिंग का पैटर्न जो है ये 60-40 रेशो रहेगी। 60% केंद्र सरकार का, 40% राज्य की सरकार का। और जो पूर्वोत्तर के राज्य और पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड आता है और नॉर्थ ईस्ट के हमारे बाकी राज्य, इनके लिए फंडिंग 90% भारत सरकार, 10% राज्य की सरकारें देगी और यूनियन टेरिटरीज के लिए 100% हम लोग भारत सरकार की ओर से देंगे। और अब बात किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किसान नेताओं ने दिल्ली कूच 2 दिन के लिए स्थगित करने का फैसला किया। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि 5वें दौर की बातचीत के लिए वो किसानों के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान संगठनों से सभी मुद्दों का समाधान निकालने के लिए बातचीत के रास्ते आगे बढ़ने की अपील की है। इससे पहले कल शंभू, सिंघू और गाजियाबाद सहित दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच रोहतक पीजीआई में जख्मी 2 प्रदर्शनकारियों का उपचार जारी है और अब उनकी हालत में काफी सुधार है। पाल सिंह जो है उसको हमने एडमिट कर लिया है ट्रॉमा सेंटर में और उसकी स्थिति इज आउट ऑफ डेंजर और टीम ऑफ जो डॉक्टर्स है दे आर प्रोवाइडिंग ड्यू केयर। और वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चांदनी ने प्रदर्शनकारी किसानों से 2 दिन दिल्ली चलो मार्च ना करने की अपील की। उपद्रव किसी को नहीं करना है। हमारी सख्त हिदायत है, बेनती है, प्रार्थना है
किसी भाई ने उपद्रव नहीं करना है, पुलिस से नहीं टकराना है। और वहीं किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में इंटरनेट निलंबन 23 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जो हैं वो जुड़ रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए। हमारे साथ आकांक्षा जुड़ी हुई हैं इस वक्त इस मुद्दे पर बातचीत के लिए। आकांक्षा, जिस तरह से दिल्ली कूच को 2 दिनों तक के लिए टाला गया है, लेकिन लगातार सरकार की कोशिश ये है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप आइए तो सही और समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाए। पेच कहाँ फंसता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि वार्ता जो है वो पिछले 4 बार भी हो चुकी है और 5वीं बार के लिए भी जैसे ही आज कल जो है एजुकेशन शुरू किया गया था, क्योंकि 19 तारीख को रात को जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो रुकेंगे नहीं और वो दिल्ली कूच करेंगे, क्योंकि चौथी जो वार्ता थी उनके हिसाब से वो सेटिस्फाइंग नहीं थी और उन्होंने कहा कि हम दिल्ली कूच करेंगे। तो उसको मद्देनजर जैसे ही सुबह 11 बजे का आह्वान था और उसके चलते ही सरकार से पेशकश हो गई थी 5वीं वार्ता के लिए। और पहले तो किसान जो हैं वो हमने देखा क्योंकि शंभू बॉर्डर के ऊपर वो रिसीट कर रहे थे, फार्मर लीडर्स जो थे वो आह्वान कर रहे थे वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उनसे कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी बातचीत करने का दौर शुरू होगा, हम बातचीत करेंगे। पर कुछ ही देर बाद देखने में आया कि बातचीत की बात जो है वो उन्होंने खारिज कर दी और उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश करी और उसी में ही जवाबी हमले में, जवाबी कार्रवाई में हरियाणा पुलिस ने टीयर गैस शेल्स छोड़े और दोनों ही जो बॉर्डर्स हैं हरियाणा से लगते हैं पंजाब के, वहाँ पे टेंस हुआ सारा का सारा वातावरण। उसके अलावा जो 2 लोग जख्मी हुए थे उनको पंजाब रोहतक हरियाणा पुलिस के लोग ही लेके गए थे और वो वहाँ पर उपचाराधीन हैं। उसके अलावा आज की जो अभी जो सारी बातचीत है वो फार्मर यूनियंस ने अभी ये मना किया है कि 2 दिन तक वो बातचीत करेंगे, वो आपस में बातचीत करेंगे, आगे की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके से क्या होगा, क्योंकि कल देखने में आ रहा था कि कुछ आनंद फानन में कुछ उनके आपस फार्मर यूनियंस में भी जो है एक तालमेल देखने में नहीं आ पा रहा था। तो शायद इसीलिए उन्होंने आज 2 दिन का टाइम दिया है। इन 2 दिनों में वो शायद वार्ता के लिए दोबारा से तैयार भी हो सकते हैं या फिर वो अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे। पर 2 दिन का समय जो है वो काफी एक रिलीफ की तरह लोगों को मिलेगा। पर क्योंकि बैरिकेडिंग हुई है हरियाणा में हर जगह पर, लोगों को आने जाने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक डाइवर्टेड है, जहाँ 1 घंटे में आप पहुंचते हैं वहाँ पे आपको 2-3 घंटे लग रहे हैं। बहुत सारे जो बॉर्डर से लगते इलाके हैं वहाँ पर लोगों को परेशानी जो आपके बिल्कुल आकांक्षा, क्योंकि अगर देखा जाए तो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि दिल्ली के जो सारे बॉर्डर्स हैं वहां पर दिक्कतों का सामना आम जनता को इन दिनों करना पड़ रहा है। और ताज़ा अपडेट आपसे लेंगे आगे भी। इस वक्त हमारे साथ में निशांत राय भी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। निशांत, जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार सवाल यही उठ रहा है कि आखिर किसानों की बातचीत में आखिर दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, परेशानी क्या आ रही है। 4 दौर की वार्ता हो चुकी है, 5वें दौर की वार्ता के लिए सरकार की तरफ से आमंत्रित किया गया है। हालांकि किसानों ने भी 2 दिन का समय लिया है, लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए तो समय तो किसान ले रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आम जनता को हो रही है, जो हर रोज दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं या किसी अन्य जगह जाते हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं हर रोज, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत इस वक्त हो रही है। देखिए, बिल्कुल राजधानी की बात की जाए या पूरे एनसीआर की बात की जाए, इस पूरे आंदोलन के चलते तमाम वो वर्ग परेशान हो रहा है जो कि गाजियाबाद से दिल्ली, दिल्ली से फरीदाबाद या फिर फरीदाबाद से दिल्ली या कह लें कि रोहतक से दिल्ली, जो एनसीआर के लोग हैं जो यहाँ पर नौकरी करते हैं और अलग अलग ज़िलों में या राज्यों में जाते हैं, उनका काम पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। अगर बात की जाए यथास्थिति की तो गाजियाबाद
बॉर्डर की बात की जाए, गाजीपुर बॉर्डर की, तो वहां पर केवल 2 लेन फिलहाल चल रही है और अब से थोड़ी देर बाद वहां पर जाम लगना शुरू हो जाएगा। लगभग 8 बजे के बाद से जाम की स्थिति बनती है और जो लगभग 11 बजे तक चलती है। लोग बेहद परेशान नजर आते हैं। कुछ ऐसी स्थिति टीकरी बॉर्डर के आसपास बनती है। सिंगू बॉर्डर पूरी तरीके से बंद है और ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है तमाम लोगों के लिए जो कि इन बॉर्डर से होकर गुजरते हैं कि वो वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें। इसके अलावा भी आंदोलन के चलते राजधानी दिल्ली में कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर भी तमाम वाहनों की जांच की जा रही है, जिसके चलते और ज्यादा ट्रैफिक जाम लग रहा है। अगर बात करें जाए तो दिल्ली के झील खुर्द बॉर्डर, मंडी बॉर्डर, आया नगर बॉर्डर, डीएनडी फ्लाईवे, कालिंदी कुंज, बदरपुर, पल्ला, सूरजकुंड और कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में ट्रैफिक पूरी तरीके से प्रभावित रहेगा, क्योंकि वहां पर दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही है कि कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व जो है वो राजधानी में प्रवेश ना करे और राजधानी के हालात जो है वो ना बिगाड़े। कुछ इसी तरीके की स्थिति हरियाणा बॉर्डर पर भी रहेगी, फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में, जहां पर वहां की ट्रैफिक पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच करेगी और वाहनों को जांच करने के बाद ही आगे बढ़ने दिया जाएगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये ट्रैफिक की बात हुई। दूसरी तरफ किसान आंदोलन के चलते जो औद्योगिक इकाइयों पर फर्क पड़ा है, खासकर टीकरी बॉर्डर पर जो तमाम औद्योगिक इकाइयां हैं या फिर सिंगू बॉर्डर पर जो तमाम औद्योगिक इकाइयां हैं। ठीक है निशान, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर उद्योग जगत के लोग और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपके पास वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारियों का आपका और आकांक्षा का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अपने दर्शकों को बताएं कि सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एमएसपी पर यूपीए सरकार से ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं। दुनिया भर में जो खाद के दाम बढ़े, हमने उसके बावजूद किसानों पर खाद के दाम नहीं बढ़ने दिए, यूरिया के दाम नहीं बढ़ने दिए। 3 लाख करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार ने दी है। लगातार पिछले 3 वर्षों में काम किया। नैनो यूरिया को हम लेकर आए। और यही नहीं, मैं एक बात तो आज मैं जरूर कहना चाहता हूं, यूपीए के 10 साल में गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, इन पर 5.5 लाख करोड़ रुपया एमएसपी की खरीद पर खर्च किया। मोदी सरकार ने 18,39,000 करोड़ खर्च किया है, जो 3.5 गुना से ज्यादा है। कहां 5.5 लाख करोड़, कहां 18,39,000 करोड़। और अगर मैं आपको दलहन की उदाहरण दूं तो 1,936 करोड़ रुपया कांग्रेस ने खर्च किया, यूपीए की सरकार ने, मोदी सरकार ने 55,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया। तिलहन में उन्होंने 11,000 करोड़ के लगभग खर्च किया, हमने 33-35,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया। गेहूं पर उन्होंने 2,80,000 करोड़ खर्च किया, हमने 12,41,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया। और यही नहीं, अगर आप आंकड़े देखेंगे, पीएम किसान सम्मान निधि, कांग्रेस के समय ना किसान का सम्मान था ना निधि थी। ये मोदी सरकार है जिसने 2,81,000 करोड़ रुपया 12 करोड़ किसानों के खाते में डाला है। और उनके समय किसानों को मुआवजा नहीं मिलता था। हमारे समय 1,54,000 करोड़ रुपया मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मिला। उनके समय बैंकों से पैसा नहीं किसान को मिलता था। 13-14 में, सन 2013-14 में 7,30,000 करोड़ रुपया मिला। हमने 2020-21 में, 21-22 में हमने कितना पैसा, 20 लाख करोड़ से ज्यादा किसान को दिया। यह हमारा कर्तव्य था किसानों के प्रति। मोदी जी ने तभी तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नाम रखा। एक एक कदम देखिए उस दिशा में है। 15,511 करोड़ रुपया हमने खर्च किया प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत। ये तमाम वो कदम हैं जो सरकार ने उठाए हैं किसानों की बेहतरी के लिए। और जिस तरह से हमने देखा कृतिका कि कल भी जो एफआरपी है उसे गन्ने पर उसे बढ़ाया गया है, तो ये भी किसानों के कल्याण की प्रतिबद्धता में ही सरकार का एक अहम कदम है। बिल्कुल। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो यूपीए के शासनकाल में और अब एनडीए के शासनकाल में कितना फर्क है और किसानों के लिए क्या कुछ अहम कदम उठाए गए हैं, उसका पूरी जानकारी कहीं ना कहीं देते हुए नजर आए इस वक्त अनुराग ठाकुर। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप बने रहिए हमारे साथ। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू।
थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया। मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री आज अमूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने वाले हैं। ये कार्यक्रम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में अमूल सहकारी संस्था से जुड़े पशुपालक और साथ ही किसान और महिलाएं भी शामिल होंगी। आज आयोजित होने वाले समारोह को लेकर हमारे संवाददाता अनुज यादव ने अमूल के एमडी जयंत भाई मेहता से खास बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं। अमूल अपना स्वर्ण जयंती समारोह मनाने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें शिरकत करेंगे गुजरात के अहमदाबाद में। हमारे साथ एमडी अमूल हैं जयंत मेहता साहब। सर, एक यादगार पल है आप लोगों के लिए, क्या कुछ आप करने वाले हैं इस पल को यादगार बनाने के लिए? कि विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी हमारी सहकारी संस्था की स्वर्ण जयंती मनाने आ रहे हैं। बहुत ही उत्साह है हमारे 36 लाख किसानों में। 1.25 लाख किसान भाई बहन पधार रहे हैं। पिछले 50 सालों में जो काम किया है, आगे के 25 सालों का उनका जो अमृतकाल का जो आयोजन है, भारत को विश्व में हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना है। पूरे जोश और उत्साह से अगले 25 सालों के लिए काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह भी है कि सहकार से समृद्धि का जो भारत का सपना रहा उसको पूरा करके अमूल ने दिखाया। तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि अब सहकारिता मंत्रालय भी अलग से बना है, उसके बाद क्या कुछ बदलाव आए हैं और कितनी तेजी से अब ये सहकार आगे बढ़ रहा है? अमूल ने 2 दूध मंडली और 250 लीटर दूध से 1946 में काम शुरू किया और आज ये सैलाब बन के रोज का 300 लाख लीटर दूध, 36 लाख किसान, 18,600 गांव और 72,000 करोड़ 80,000 करोड़ जैसी सबसे बड़ी ब्रांड जो देश की है वो बने हैं। सहकारिता का जो ये मॉडल है वो आज पूरे विश्व में माना गया है और भारत में भी जो ये केंद्र सरकार ने नई सहकार मंत्रालय बनाया आज से 2 साल पहले, तो उन्होंने भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं कि कोऑपरेटिव मॉडल को कैसे बढ़ाया जाए। तो सहकार से समृद्धि मात्र एक स्लोगन नहीं है, इसको ज़मीन पे उतारा गया है। मैं नई बात करूँ, 3 नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स का जो अभी रिसेंटली गठन हुआ है। एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है एक्सपोर्ट्स पे, दूसरी है ऑर्गेनिक्स पे और तीसरी है बीज पे। और आज अमूल इतनी बड़ी संस्था बनी है। तो ये जो मॉडल जो एक्सपोर्ट का काम करेगी जो संस्था मल्टी स्टेट, वो देश में हर कोऑपरेटिव से जुड़े हर किसान के प्रोडक्ट का विश्व के 180 देशों का बाजार ढूंढने का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और जब अमूल की तस्वीर देखते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं दिखाई देती हैं। किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं? प्रधानमंत्री जी का विजन है ना, वो सिर्फ महिलाओं का विकास नहीं, महिलाओं थकी विकास है, विमेन लेड डेवलपमेंट है। और उनका सबसे बढ़िया उदाहरण उन्होंने दिया अपनी G20 प्रेसिडेंसी में। तो अमूल को W20 का इंस्टीट्यूशनल पार्टनर बनाया गया। स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन होने जा रहा है गुजरात के अहमदाबाद में। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो शामिल होंगे ही होंगे, जो इसके हिस्सेदार हैं किसान और महिलाएं वो भी यहाँ दिखाई देंगी। अपने कैमरामैन मोहित के साथ अनुज यादव, DD न्यूज़ अहमदाबाद। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं सब गुजरात का, जहां पर हमारे संवाददाता अनुज यादव इस वक्त मौजूद हैं। अनुज, सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से देखा जाए तो आपके पीछे काफ़ी रंग बिरंगी तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। किस तरीके की तैयारियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर वहां पे? देखिए कृतिका, समय ही ऐसा है, संघर्ष से स्वर्ण काल तक का सफर है ये अमूल का। सहकारिता से किस तरीके से समृद्धि तक पहुंचा जा सकता है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है अमूल। जी हाँ, आज हम जानते हैं कि 1946 में एक छोटी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से शुरुआत हुई थी।
इस तरीके से एमडी अमूल बता रहे थे, सिर्फ 2 मंडली 250 लीटर से शुरुआत हुई और आज ये सफर 300 लाख लीटर तक पहुंच चुका है। आज 36 लाख किसान इससे जुड़े हैं, 18,500 गांव इसको कवर करते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जो आज पूरी देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ा कोऑपरेटिव का मॉडल दिखाई देता है। कृतिका, हम जानते हैं कि देश की आजादी के बाद एक सपना देखा था, भारत ने सपना देखा था कि सहकार से समृद्धि कैसे की जाए। संघर्ष था, चुनौतियां थी और उस समय सिर्फ एक ही डेयरी गुजरात के अंदर हुआ करती थी, उसका नाम पोल्सन था, जो किसानों का शोषण करती थी। एक आंदोलन शुरू हुआ उस कंपनी के खिलाफ और एक शुरुआत हुई अमूल की, और आज अमूल कहां खड़ा है ये देश दुनिया के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। ना सिर्फ दूध, ना सिर्फ घी मक्खन, बल्कि आज मिठाई, अनाज और आइसक्रीम, और सबसे बड़ी बात है कि चॉकलेट, इसका भी उत्पादन अमूल कर रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संघर्ष से स्वर्ण काल तक का एक सुनहरा जो सफर रहा है वो अमूल ने पूरा करके दिखाया है, और आज इस मॉडल को पूरा देश और पूरी दुनिया अपनाने जा रही है। बिल्कुल, और जब हम बात करते हैं दुग्ध क्रांति की, तो अमूल उसकी अगुवाई करता हुआ हमेशा से नजर आया। तमाम सहकारी महिलाएं उससे जुड़ी हुई नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। मुझे आज भी वो गीत याद है जिसमें काठियावाड़ के गांव का जिक्र है और जिसमें महिलाएं जो थी वो दूध निकालती हुई नजर आई, और कैसे महिलाओं को सशक्त, आत्मविश्वास से लबरेज और कितना हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बिल्कुल अमूल ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। बिल्कुल योगदान भी दिया, और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो हजारों लोगों को रोजगार भी दिया जा रहा है इसके जरिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि गुजरात दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले कल वाराणसी का दौरा करते हुए नजर आएंगे। वाराणसी और इसके आसपास के क्षेत्रों के कायाकल्प की दिशा में बढ़ाए गए एक कदम के रूप में प्रधानमंत्री 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन विकास परियोजनाओं में वाराणसी में सड़क, उद्योग, पर्यटन, वस्त्र और स्वास्थ्य क्षेत्रों को भारी प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री वाराणसी में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की आधारशिला भी रखेंगे। ये नया संस्थान वस्त्र क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। वहीं प्रधानमंत्री वाराणसी में एक नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम फेज 1 और जिला राइफल शूटिंग रेंज का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम संत गुरु रविदास जन्मस्थली में पूजा और दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बीएचयू में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला भी प्रधानमंत्री कल रखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने प्रधानमंत्री के दौरे पर डीडी न्यूज से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में 22 फरवरी को आ रहे हैं रात को, और 23 फरवरी को उनके कार्यक्रम हैं। यहाँ पर क्या कार्यक्रम हैं, किन परियोजनाओं का लोकार्पण होना है, शिलान्यास होना है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा जी हैं। का क्या कार्यक्रम है और किन किन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है? प्रधानमंत्री जी का मुख्य रूप से जो आगमन हो रहा है वो यहाँ वाराणसी की जो परियोजनाएं हैं उनके लोकार्पण शिलान्यास के लिए हो रहा है। हमारी करीब 36 परियोजनाएं हैं जो 14,000 करोड़ की होती हैं, जिनका लोकार्पण शिलान्यास होना है। और मुख्य रूप से लोकार्पण की ही परियोजनाएं ज़्यादा हैं, जिनमें 23 परियोजनाएं हैं वो 10,900 करोड़ रुपए की होती हैं। पिछले गत वर्षों में जो भी परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने रखी थी उनका उद्घाटन का समय आ गया है, और इसी वृहद कार्य के लिए जो हमारा अमूल का प्लांट जिसका स्वयं उद्घाटन होना है, उसी के पास में भेल का एक नया प्लांट लगना है, उसकी साइट पे कार्यक्रम रखा गया है ताकि लोगों को स्वतः महसूस हो कि जिस प्लांट की परियोजना का शिलान्यास उनके द्वारा 2 साल पहले किया गया था, आज उसी का लोकार्पण है। और उसी के पास में एक और प्लांट का शिलान्यास है जो 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ वाराणसी को प्रदान करेगा। तो कुल मिला के 33 जो प्रोजेक्ट हैं उस पर नेशनल हाईवेज़ के प्रोजेक्ट हैं, जिनसे वाराणसी की कनेक्टिविटी आसपास के जो जनपद हैं उनसे अच्छी हो सकेगी। जौनपुर रोड है, आजमगढ़ रोड है, चंदौली की रोड है और मिर्ज़ापुर की रोड है। इसमें जो पैकेजेस हैं अलग अलग जो नेशनल हाईवेज़ के, उनके उद्घाटन है। साथ ही हमारा जो अमूल डेयरी है उसके बड़े प्लांट का उद्घाटन है। एनटीपीसी के द्वारा शहर के लिए एक कचरे से चारकोल बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया है, उसका भी इसमें उद्घाटन होगा। और साथ ही हमारा HPCL के द्वारा LPG गैस सिलेंडर को फिलिंग करने की कैपेसिटी यहाँ पे लगभग 200 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया गया है,
उसका भी यहाँ लोकार्पण है। तो वाराणसी के लिए सुनहरी अवसर है कि इतनी ज़्यादा बड़ी सौगात वाराणसी को मिलने जा रही है। उनका प्रोग्राम क्या क्या होगा और जो 2 जगह संवाद करेंगे या संबोधित करेंगे उनमें किस तरह के लोग होंगे? एक संत रविदास जी के मंदिर के पास और दूसरा जो करखियाओं में अमूल जिसका लोकार्पण। माननीय प्रधानमंत्री जी के 3 सार्वजनिक कार्यक्रम हैं। सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो BHU में स्वतंत्रता सभागार में होगा। इसके बाद गुरु रविदास जी का क्योंकि एक हमारे जयंती आ रही है 24 तारीख को, उसी उपलक्ष्य में 23 तारीख को प्रकाश वर्ष उनका जो मनाया जाता है, उसी उपलक्ष्य में वे मंदिर जाएंगे और गुरु रविदास जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही 25 फीट की एक बहुत बड़ी प्रतिमा उनके द्वारा स्थापित कराई जा रही है, उसका लोकार्पण भी वे करेंगे। तीसरा जो हमारा कार्यक्रम है वो अमूल डेयरी के पास, जैसा मैंने बताया कि लोकार्पण शिलान्यास का है और वो वृहद कार्यक्रम होगा जिसमें लगभग 1 लाख लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो संस्कृति हो, संस्कृत हो या धार्मिक बातें हो, सबका ख्याल रखते हैं और विकास की बात तो करते ही हैं, जैसे कि किसानों को दुग्ध पालन से जोड़कर उनकी आय को भी बढ़ाने के लिए। यह कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का वाराणसी में। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़ वाराणसी। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं हर किसी को इंतजार है आंचल कि कल जब प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे, क्योंकि वाराणसी की जनता जो है प्रधानमंत्री से बेहद स्नेह करती है। बिल्कुल, हमेशा हमने देखा है कि उनके आने पर वो अभिभूत नजर आते हैं। प्रधानमंत्री भी उनके इस स्नेह को हाथों हाथ लेते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी बहुत कुछ और है। आप जुड़ रहिए DD न्यूज़ में नया सवेरा के साथ। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मैं IT प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो NPS के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस इतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा NPS अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल, और बात करते हैं रायसीना डायलॉग से जुड़ी हुई। तो नई दिल्ली में जारी 9वें रायसीना डायलॉग का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव सहित कई केंद्रीय मंत्री आयोजित सत्रों में भाग लेने वाले हैं। G20 शेरपा अमिताभ कांत भी अपने विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में रायसीना संवाद के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि और वक्ता ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोताकिस ने कहा कि भारत वैश्विक मंच पर एक महान शक्ति है और शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी। उन्होंने कहा कि भारत G20 संगठन में एक उभरती हुई शक्ति है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में एक अग्रणी देश। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने का भी आग्रह किया है। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमृतपाल, सुप्रभात आपको। जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज का दिन भी बेहद खास है। आज सभी लोग अपनी अपनी बातों को कहीं ना कहीं मंच पर रखते हुए नजर आएंगे, जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण नाम शामिल हैं। जी, जैसे आपने बताया कृतिका के आज अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, अमिताभ कांत, मीनाक्षी लेखी, ये इंडियन मिनिस्टर्स हैं। ऐसे ही करीब 10 फॉरेन मिनिस्टर्स, 10 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स भाग लेंगे। अलग अलग विषयों पे बात होगी, AI से लेके क्लाइमेट फाइनेंस से लेके डॉक्टर जयशंकर का जो विदेश मंत्री हैं उनका 10 बजे के करीब एड्रेस है। वो एक पैनल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे कि कैसे जो वैश्विक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका समाधान ढूंढा जा सके, जबकि एक इफेक्टिव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म ने हमें फेल किया है। और जो क्या नॉर्थ और साउथ की ये जो डिवाइड है या वेस्ट और साउथ की ये जो डिवाइड है, जो एक दूसरे पे एक्विजिशंस लगाते हैं कि आपने ये नहीं किया, कि ग्लोबल साउथ हिपोक्रेसी करता है,
ग्लोबल साउथ यूरोपियन वॉर में ऐसी पोजीशंस ले रहा है जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर के खिलाफ हैं। वहीं ग्लोबल साउथ नॉर्थ पर या वेस्ट पर ये एक्विजिशंस लगाता है कि आपकी अफगानिस्तान से लेके कोविड-19 पैंडेमिक से लेके मिडिल ईस्ट तक आपकी हिपोक्रेसीज हैं। तो क्या ये डिवाइड्स ब्रिज की जा सकती हैं और ऐसा फ्रेमवर्क ढूंढा जा सकता है जिस पर आप इफेक्टिवली जो दुनिया की 7 बिलियन लोग हैं उनकी जो नीड्स एस्पिरेशन समस्याएं हैं उनका इफेक्टिव समाधान कर सकें। जी वही अमित, हमने कल देखा कि जिस तरह से ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी जो संबोधन था वो बहुत अहम था। समय हमारे पास कम है अमित, हम आपसे आगे के बुलेटिन में इस पर अपडेट लेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को आपसे साझा करने के लिए। तो जिस तरह से ग्रीस के प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में साफ तौर पर कृतिका कहा कि भारत को आज भी दुनिया मुखर मंचों पर मल्टीलैटरल फोरम्स पर एक फैसिलिटेटर के तौर पर देखती है कि किस तरह से कई बड़े बड़े ऐसे जो तमाम मुश्किलात हैं उनका समाधान भारत निकाल सकता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वैश्विक मंचों की अगर बात की जाए तो भारत प्रमुख रूप से निखर कर सामने भी आ रहा है। पिछले कुछ सालों में ये हम लगातार देख रहे हैं। और इसी के साथ चलिए यहाँ चलो अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम आज संदेश खाली का दौरा करेगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संदेश खाली में अनुसूचित जनजाति की स्थिति पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से 3 दिन के भीतर ब्यौरा देने को कहा है। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग पहले ही संदेश खाली का दौरा कर चुके हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में लगातार जारी हिंसा और महिलाओं पर हुए उत्पीड़न की घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए घटना की जगह एनएचआरसी की एक टीम भेजने का फैसला किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की है। संदेश खाली में महिलाओं और बच्चों के साथ अत्याचार की घटनाओं को भी एनएचआरसी ने गंभीरता से लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनएचआरसी की टीम घटना की जगहों पर जाकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। और वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अब सक्रिय हो चुकी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अमित शाह का जांजगीर में विशाल जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। साथ ही अमित शाह बस्तर क्लस्टर की लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में भी आज शामिल होते हुए नजर आएंगे। देश में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित मुद्दे की जांच करने और इस विषय पर सिफारिशें देने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने नई दिल्ली में बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वेंकट सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सी कश्यप और सतर्कता आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय कोठारी बैठक में मौजूद थे। बैठक के दौरान उच्च स्तरीय समिति ने इस विषय से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की है। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, अखबारों की सुर्खियों का। और अखबार जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हो रही हैं हमारी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, तो क्या है आज आपके पिटारे में खबरों के जगत से? अपने समकक्ष के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता की जो खबर है वो आज सभी अखबारों में हमें देखने को मिली है। और इस दौरान जो बैठक हुई उसमें कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, सहमति भी बनी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक के बाद कहा कि सैन्य साजो सामान के उत्पादन के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा आतंकवाद सहित कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर बातचीत हुई है और सहमति भी बनी। तो उस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। अगली खबर की बात करें तो ये है रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण से जुड़ी हुई
खबर, जिसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और ग्रीस के प्रधानमंत्री इसमें मुख्य अतिथि थे। मुख्य वक्ता के तौर पर जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि भारत विश्व मंच पर एक महान शक्ति है और शांति तथा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी भी है। तो इसी हेडलाइन के साथ आज अखबारों में हमें ये खबर देखने को मिली है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, ये खबर भी आज अखबारों में है और बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो मजबूती आई है उसकी वजह से बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, यानी कि बेरोजगारी घट रही है। और बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष की जो तीसरी तिमाही में शहरी बेरोजगारी दर है वो 6.5% हुई है। बेरोजगारी दर में कमी से श्रमिकों की सहभागिता की दर में भी बढ़ोतरी हुई है। और इसके अलावा इसरो से जुड़ी हुई एक और खबर है जो आज सभी अखबारों में प्रमुखता के साथ है और बताया है कि इसरो की बड़ी कामयाबी, टेस्ट में सफल रहा गगनयान का इंजन। आपको बता दें कि गगनयान के लिए इसरो लगातार तैयारी कर रहा है और सामान्य और असामान्य सभी तरह के हालात को लेकर के इसको जब टेस्ट किया गया इंजन को तो ये कसौटी पर खरा उतरा। इसके अलावा एक और खबर आज हिंदुस्तान अखबार ने अपने देश दुनिया पेज पर लिया और बताया कि ऑर्गेनिक उत्पाद की कड़ी जांच के बाद ही अब ये उत्पाद बाजार में बिक सकेंगे और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य के अधीन 90 प्रयोगशालाएं ऐसी है जिसको अपग्रेड करने के लिए काम किया जा रहा है। चलते चलते आपको एक और खबर से परिचित करवा देते हैं जो आज हरिभूमि अखबार ने अपने पहले पेज पर लिए। दरअसल मध्य प्रदेश का उज्जैन काल गणना का केंद्र माना जाता है और यहाँ अब 1 मार्च से शुरू होगी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो बताएगी मुहूर्त और पंचांग। तो ये अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई अखबारों में आज वो तमाम खबरें हैं जो अहम भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतनी सारी खबरों को, जो महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आज अखबारों में प्रकाशित हुई हैं, बेहद ही कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश यानी कि नया सवेरा में वक्त थोड़ी सी ब्रेक का है। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं दुनिया भर की कुछ खास अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। रियो डी जेनेरियो में G20 देशों के समूह के विदेश मंत्रियों के एक सम्मेलन में ब्राजील ने संयुक्त राष्ट्र में व्यापक बदलाव का आह्वान किया। ब्राजील ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुराष्ट्रीय निकायों पर बढ़ते युद्धों और संघर्षों को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया जो निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं। इस वर्ष दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह की अध्यक्षता के लिए ब्राजील की सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में वैश्विक शासन में सुधार पर जोर दिया गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कैंसर का निदान होने के बाद पहली बार बकिंगम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात की। इलाज के दौरान किंग चार्ल्स ने सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं, लेकिन वो सम्राट के रूप में अपने अधिकांश निजी कार्यों को जारी रखने की योजना बना रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साप्ताहिक मुलाकात और राज्य पत्रों से निपटना शामिल है। इक्वाडोर के मनाबी प्रांत के शहर चोन में भारी बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के बीच चोन का प्लाजा पूरी तरह से पानी में डूब गया। शहर को आपातकाल की स्थिति में डाल दिया गया और 80 से ज्यादा परिवारों को निकाला गया। और चलिए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की खबरों की फटाफट अंदाज में। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक में वित्त मंत्री ने वित्तीय नियामकों से घरेलू और वैश्विक वित्तीय स्थिति को देखते हुए उभरते
वित्तीय स्थिरता जोखिमों का पता लगाने के लिए सक्रिय रहने के लिए कहा। बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक FSTC ने व्यापक वित्तीय स्थिरता से संबंधित मुद्दों और उनसे निपटने के लिए भारत की तैयारियों के बारे में भी चर्चा की है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट और पेंशन फंड के नियमों में संशोधन की सूचना जारी की है। इन संशोधनों से के जरिए ट्रस्टियों की नियुक्ति के नियम और शर्त को आसान किया जाएगा। CII भारत यूरोप सम्मेलन में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत निष्पक्षता और खुले दिमाग से व्यापार और निवेश समझौतों पर करता है बातचीत और लोगों के हितों का रखता है ख्याल। भारत GPT का मॉडल हेल्थ केयर, गवर्नेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज और एजुकेशन जैसे 4 मुख्य क्षेत्रों में 11 स्थानीय भाषाओं में काम करेगा। इस मॉडल का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के सहयोग से किया गया है। और अब खबरें खेल जगत से फटाफट अंदाज में स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए। अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच 3 मैच की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले को अफगानिस्तान ने 3 रनों से अपने नाम कर लिया। इस तरह अफगानिस्तान ने श्रीलंका को क्लीन स्वीप करने से रोक दिया। राउरकेला में खेले जा रहे FIH हॉकी प्रो लीग के रिवर्स लेग में बुधवार को भारत का सामना नीदरलैंड से हुआ, जहां टीम को पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड्स के हाथों 4-2 से मुकाबला गंवाना पड़ा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में तैराकी में महिलाओं की 800 मीटर फ्री स्टाइल में जैन यूनिवर्सिटी की अनुमति अनिल चोगले ने स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक भी जैन यूनिवर्सिटी के ही नाम रहा। UEFA चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतिम 16 के पहले लेग के मुकाबले में बार्सिलोना और नपोली के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से रहा ड्रॉ। UEFA चैंपियंस लीग के अंतिम 16 के पहले लेग के मुकाबले में पोर्तो की टीम ने आर्सेनल को 1-0 से हरा दिया। पोर्तो की ओर से विजयी गोल गलिनो ने किया, जो कि खेल के स्टॉपेज टाइम में सामने आया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्लब अल नस्र के एशियन चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। टीम ने कामयाबी अल फया को 2-0 से हराकर हासिल की है। और खेल जगत के बाद अब खबरें सिने जगत यानी कि लेमन वर्ड से फटाफट अंदाज में। एक्ट्रेस रकुल प्रीत और एक्टर जैकी भागनानी ने कल विवाह कर लिया। कपल ने गोवा में इंटीमेट सेरेमनी में शादी रचाई। आपको बताएं कि शादी पंजाबी और सिंधी रीति रिवाजों के अनुसार हुई। धूमधाम से हुई इस ग्रैंड वेडिंग से अब कपल के फोटोज भी सामने आ रहे हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 में फिल्म जवान के लिए शाहरुख को बेस्ट एक्टर और को स्टार नयनतारा को मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इसके अलावा बेस्ट एक्टर नेगेटिव रोल बॉबी देओल को फिल्म एनिमल के लिए दिया गया। 71वें मिल वर्ल्ड फिनाले में पहले 120 देशों को रिप्रेजेंट कर रहे प्रतिभागी दिल्ली पहुंचे। मेगा इवेंट का आयोजन 9 मार्च को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। वहीं भारत को सिने शेट्टी रिप्रेजेंट कर रही हैं। बता दें कि साल 1996 के बाद भारत इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में शाहरुख खान की परफॉर्मेंस इवेंट से 4 चांद लगने वाले हैं। इसके अलावा खबर यह भी है कि कार्तिक आर्यन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शाहिद कपूर, वरुण धवन और टाइगर श्रॉफ भी अपनी परफॉर्मेंस देंगे। बॉलीवुड स्टार की मौजूदगी से विमेंस प्रीमियर लीग 2024 की धमाकेदार शुरुआत होने की उम्मीद। फिल्म लापता लेडीज के पहले पोस्टर की रिलीज के साथ ही सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म का ट्रेलर काफी तारीफें पा रहा है। अब मेकर्स ने फिल्म का नया गाना बेड़ा पार रिलीज कर दिया है। गाने में शादी की विदाई थीम है जो हर किसी को इमोशनल कर रही है। फिल्म 1 मार्च को रिलीज होगी। और नया सवेरे में बात कर रहे थे मौसम से जुड़ी हुई। बात मौसम की है तो साफ तौर पर गुजरात, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में हल्की हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बात की गिलगित, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर और बाल्टिस्तान की
यहाँ पर ओले पड़ने की भी संभावना है। बात अगर करें यहाँ पर मणिपुर, शिलोंग और असम की, तो यहाँ पर हल्की बारिश के साथ तेज हवाओं को लेकर अनुमान मौसम विभाग ने जताया है आने वाले 2 दिनों में। और आइए अब रुख करते हैं तमाम राज्यों को और देखते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या है आपके राज्यों में। और वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जम्मू यात्रा के दौरान घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। आंचल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्सपर्ट ट्रेन का एक वीडियो साझा किया है और आपको नया सवेरा के अंत में इसी छुक छुक गाड़ी का ये वीडियो दिखाते हैं। आप इन दृश्यों का लीजिए आनंद और जब जम्मू कश्मीर जाए तो उसमें सफर जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। पेरिफेरल नर्व डिजीज यानी परिधीय तंत्रिका रोग, जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी के नाम से भी जाना जाता है, ये वो अवस्था है जिसमें परिधीय तंत्रिका तंत्र की नसों की सामान्य गतिविधि प्रभावित होती है। नसों में होने वाली बीमारियां अलग अलग तरह की होती हैं और यह निर्भर करता है कि हम किस उम्र ग्रुप के मरीज को देख रहे हैं। जैसे बच्चों में हो सकता है, बूढ़ों में हो सकता है या और एडल्ट्स में हो सकता है। बच्चों में होने वाली बीमारियां यूजुअली कॉन्जेनाइटल होती हैं या हेरिडिटरी होती हैं, और एडल्ट या बूढ़ों में होने वाली बीमारियां जो होती हैं कई बार आपके न्यूट्रिशन से या आपके अंदर पनप रही अलग बीमारियों से भी उसका लिंक होता है। जैसा मैं उदाहरण देना चाहूँगा डायबिटीज़ का। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी यूजुअली 10 साल में आ जाता है। और B12 डिफिशिएंसी बहुत बड़ा कारण है न्यूट्रिशनल न्यूरोपैथी का। और समस्या और विकराल हो जाती है अगर मरीज में अल्कोहल की शिकायत है। परिधीय तंत्र में प्रत्येक तंत्रिका या नस का एक विशिष्ट कार्य होता है, इसलिए रोग के लक्षण प्रभावित नसों के प्रकार पर निर्भर करते हैं। तंत्रिकाएं कई प्रकार में वर्गित होती हैं। मोटर नर्व्स, ये नसें मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करती हैं। ऑटोनॉमिक नर्व, जो रक्तचाप, हृदय गति, पाचन
और मूत्राशय जैसे कार्य को नियंत्रित करती हैं और संवेदी कोशिकाएं जो त्वचा से तापमान, दर्द, कंपन और स्पर्श जैसी अनुभूति प्राप्त करती हैं। लक्षण सेंसरी हो सकते हैं, मोटर हो सकते हैं, ऑटोनॉमिक हो सकते हैं। सेंसरी लक्षण में हाथ पैरों में झुंझुनाहट आएगी। झुंझुनाहट यूजुअली पैरों से चालू होते हैं। इसको हम 2 तरह के सिम्टम में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव सिम्टम, निगेटिव सिम्टम। निगेटिव सिम्टम का मतलब है कि सेंसेशन पता ही नहीं चलेगा। गर्म पानी डाल रहे हैं पता नहीं चलेगा, ठंडा पानी डाल रहे हैं पता नहीं चलेगा। पॉजिटिव सिम्टम क्या है? ऐसा लगेगा कि हम कांटों पे चल रहे हैं, रुई पे चल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव सिम्टम हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि पैर से चप्पल निकल गया, पता ही नहीं चला, या चप्पल पहनने जा रहे हैं तो पता नहीं चला, हाथों में दस्ताने पहन रहे हैं तो पता नहीं चला। तो न्यूरोपैथी के सिम्टम पहले पैरों में आएंगे, उसके बाद हाथों में आएंगे, और ये जो सिम्टम होते हैं ये धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। न्यूरोपैथी का विकार असहज है, लेकिन आजकल इसके उपचार के लिए कई उपयोगी विकल्प उपलब्ध हैं। सबसे जो कॉमन जांच हम करते हैं अपने लैब में, दैट इज नर्व कंडक्शन, EMG। नर्व कंडक्शन से पता चलता है कि नसें कितनी ख़राब हैं और नसों को कितने इलाज की ज़रूरत है और किस स्टेज पे बीमारी है, बीमारी इनिशियल स्टेज पे है या बीमारी एडवांस स्टेज पे है। और डिपेंडिंग अपॉन योर साइंस एंड सिम्टम्स आपका डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि आपको किस तरह के इलाज की ज़रूरत है। परिधीय तंत्रिका रोग से बचाव के लिए आवश्यक है नियमित व्यायाम करना, शारीरिक सक्रियता बनाए रखना, संतुलित आहार का सेवन, शराब का सेवन न करना, धूम्रपान न करना और पैरों को चोट से बचाना। जल्द पहचान और सही उपचार से लक्षणों को नियंत्रित करना संभव हो सकता है, जिससे पेरिफेरल नर्व्स यानी परिधीय तंत्रिकाओं को क्षति से बचाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। घर घर जल, हर घर नल बना रहा भारत और भारतीयों का बेहतर कल।